वेलकम इन नियमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट जो अपनी सीरीज चली हुई है, ठीक है, आपकी 4000 एमसीक्यूज की, उसमें आज हमारा क्वेश्चन अगला है 526 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपसे कमेंट सेक्शन के लिए बोला था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे जवाब दिए। स्टूडेंट्स ऐसे तैयारी करते रहिए। ठीक है, जैसे एक मोहित चौहान नाम के स्टूडेंट ने बहुत अच्छे जवाब दिए, एक ऑटो नॉलेज ऐसा करके कुछ यूट्यूब चैनल वाला स्टूडेंट्स है, उसने बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा करके आप एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो लगे रहिए। ठीक है, एक फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। आईएम्स की लास्ट डेट तो हो चुकी है, बाकी CCRUM का मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें देखिए और फॉर्म फिल करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, CISF का फॉर्म फिल कर लीजिए। और जो पंजाब के स्टूडेंट्स अगर कोई हैं, तो वो पंजाब फार्मेसी ऑफिसर का जो आया हुआ है वो एग्जाम, बाकी अगर कोई नई वैकेंसी आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, 526 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विच सेल्स ऑफ स्टोमक सिक्रेट द पेप्सिनोजन। ठीक है, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल। तो आपका जो पेप्सिनोजन है वो कौन सी सेल्स क्रिएट करती हैं, तो मैंने पहले भी बता दिया, आपकी चीप सेल्स। कौन सी सेल? चीप सेल। ओके, आपकी चीप सेल्स इसको सिक्रेट करती हैं, या पेप्टिक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, या पेप्टिक सेल। काम कैसे करता है, तो ये क्या सिक्रेट करती हैं, आपके पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती हैं। पेप्सिनोजन आपकी जो एसिडिक पीएच होती है, ये आपका जो पेप्सिनोजन है, ये जो हमारी स्टोमक की एसिडिक पीएच है 1.3 टू 1 या 1.5 टू 3.5, 1.5 टू जो 3.5 आपकी, इस पीएच पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पेप्सिन में, और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट टाइम डाइजेशन कहाँ होगा, आपके स्टोमक में। ठीक है, ये आ गया। पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, कल भी बताया था मैंने आपको, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पूरी प्रोसेस बताइए कैसे क्या होता है। गोबलेट सेल्स आपके म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी, चीप सेल या पेप्टिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। छोटी आंत का कौन सा भाग, ठीक है, छोटी आंत का कौन सा भाग आपके पित्त और अग्नाशय रस प्राप्त करता है। ठीक है, ये पार्ट, तीनों पार्ट किसके होते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये पार्ट किसका, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इनमें से कौन सा पार्ट, जैसे ही मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ, जैसे ही आपका, जैसे आपने मुंह से आपका भोजन का स्टार्ट होता है ना, इंजेक्शन से आपका भोजन स्टार्ट होता है, फिर प्रोपल्सन आता है, फिर उसके बाद आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे आप निगलते हैं, उसके बाद आपके जब स्टोमक में पहुंचता है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या बनता है, आपका बोलस बनता है ना। जब आप मुंह में जो चबाते हैं, उससे क्या बन जाता है, आपका बोलस बन जाता है। बोलस आपके जो ईसोफेगस है उससे स्टोमक में आता है। फिर जब स्टोमक में आता है तो बोलस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके काइमा में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइमा। काइमा आपके कहाँ पे आता है, आपका है ना, फूड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बोलस मुंह में आप चबाते हैं तो वो बोलस की फॉर्म में आता है, कहाँ तक, स्टोमक में। स्टोमक में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो काइमा, उसको क्या बोला जाता है, काइमा। काइमा आपके कहाँ पहुंचता है, आपके सबसे जो फर्स्ट पार्ट है डुडेनम। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट डुडेनम में। जैसे डुडेनम में पहुंचता है, तो डुडेनम में मैंने आपको कल भी बताया था, जो 4-5, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो किसको स्टिमुलेट कर देते हैं, आपके अग्नाशय रस को, और आपके जो भी पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और दूसरा कौन सा था आपका, बाइल जूस, दोनों को आपको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, सबसे पहले डुडेनम में। फर्स्ट पार्ट था डुडेनम, फिर जेजुनम, और फिर इलियम। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। ठीक है, इस तरह से आपके होते हैं। इलियम किससे जुड़ी हुई होती है, आपकी आगे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। ठीक है, सीकम पार्ट से जुड़ी होती है, सीकम आगे कॉलन से जुड़ी होती है, और कॉलन एनस से जुड़ा होता है। इस तरह से आपके पार्ट्स होते हैं। तो समझ में आगे कहाँ रिसीव होता है, आपके ड्यूडेनम में पार्ट में रिसीव होता है। ठीक है, बोलस और काइमा का भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मैं आपको एक भी ऐसा मिस क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको आगे चल के पूछ लिया जाए और आपको पता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन्स इज सिंथेसाइज बाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा विटामिन है जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, आंतों के जीवाणुओं द्वारा मुख्य रूप से कौन सा विटामिन बनाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। विटामिन ए क्या काम आता है, आपके आंखों की रोशनी में ना, रतौंधी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है विटामिन ए। ठीक है, कहाँ से मिलता है, मेनली गाजर वगैरह से ये अपना कब मिलता है, रेटिनॉल इसका नाम होता है ना, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन ए। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उससे आपको ये मिलता है विटामिन सी। ये आपका विटामिन के कहाँ से मिलता है, आपको पालक वगैरह से विटामिन के मिलता है, बट ये आपकी बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होता है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं ना,
ठीक है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोलाई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर गैस का प्रोडक्शन, जो हम गैस छोड़ते हैं ना, गैस का प्रोडक्शन भी यही बैक्टीरिया करवाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो भी विटामिन के का सिंथेसिस होता है वो भी यहीं पे होता है। कौन से पार्ट में होता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो आपका कोलन पार्ट होता है। ठीक है, जो आपका कोलन पार्ट होता है उसमें ये फॉर्मेशन होता है, याद रखना। तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विटामिन के आपकी बॉडी में ही सिंथेसाइज होती है। अगला क्वेश्चन है, विच डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट एंड माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज से ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम आता है आपको? माल्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? माल्टेज। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका लैक्टेज, जो आपका लैक्टोज होता है। ठीक है, जो आपका लैक्टोज है, जिसको मिल्क शुगर भी बोले, एक ये याद रखना है, इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। आपसे पूछा जाए मिल्क शुगर कौन सा है तो लैक्टोज। एक आपसे पूछा जाता है कि लीस्ट स्वीट, जो नेचुरल सोर्स है आपका स्वीट्स का, उसमें से सबसे कम स्वीट कौन सी होती है? आपकी लैक्टोज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लीस्ट स्वीट क्या है तो आपकी लीस्ट स्वीट क्या है? आपकी लैक्टोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है लीस्ट स्वीट के बारे में। तो सबसे नेचुरल शुगर में सबसे लीस्ट स्वीट क्या है आपके? लैक्टोलोज। लैक्टोलोज क्या है आपकी? ठीक है, लैक्टोलोज आपकी मिल्क शुगर होती है जो दूध में मिलता है। प्रोटीन, और आप मुझे बताएंगे कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देंगे। कौन सा प्रोटीन मिल्क के अंदर होता है और कौन सा विटामिन मिल्क के अंदर नहीं होता। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है और कौन सा विटामिन आपके मिल्क के अंदर नहीं होता। सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जो आपके मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सब आपके मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सुक्रेज, एक सुक्रोज सुना होगा आपने, है ना, सुक्रोज सुना होगा। जब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एमाइलेज के बारे में क्या बताइए, आपके लार में भी प्रेजेंट होता है और आपके जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें भी प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन, चलो एक और बताता हूँ, पैनक्रियाज के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में आता है सबसे पहले कि ये कितने ग्राम का होता है, तो 60 ग्राम का ऑर्गन है ये। कितने ग्राम का? 60 ग्राम का। ठीक है, 60 ग्राम का ऑर्गन होता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है ये, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि हाइब्रिड ऑर्गन हो गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद ये किस कलर का होता है तो इसको आप बोलेंगे येलो कलर का। किस कलर का होता है आपका? येलो कलर का। शेप क्या होती है? लीफ शेप का होता है। किस शेप का होता है? लीफ शेप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बताया। कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है मैंने कल भी आपको बताया था। सबसे पहले अगर आपको रटना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से याद रखना है, हम जो खाते हैं, हमें क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है? एमाइलेज या डाइस्टेज या टाइलिन एंजाइम। ठीक है, दूसरा हम क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है आपका? पेप्सिन। ठीक है, ठीक है, पेप्सिन। बट पैनक्रियाटिक जूस पेप्सिन को रिलीज नहीं करता है। पैनक्रियाटिक जूस को मैंने कल आपको बताया था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। किसको रिलीज करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को रिलीज करता है। फिर उसके बाद थर्ड आप लिपिड्स खाते हैं ना, घी वगैरह तेल वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए लाइपेज एंजाइम, ये तीन आपका ये रिलीज करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो आपके कहाँ? स्टोमक में रिलीज होता है ना। सेल्स मैंने बता रखी हैं, चीफ सेल्स या पैराइटल सेल्स। ठीक है, उनसे आपका चीफ सेल से रिलीज होता है। चीफ सेल या पेप्टिक सेल, सॉरी, पैराइटल सेल में से HCl रिलीज होता है, चीफ सेल और पेप्टिक सेल से आपका रिलीज होता है। तो पैनक्रियाज के बारे में 60 ग्राम का ऑर्गन है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों येलो कलर का लीफ शेप का स्ट्रक्चर होती है ये आपके। अगर आपसे पूछे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन रिलीज करता है तो आप बोलेंगे पैनक्रियाज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस अपना रिलीज करता है। एक गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर में आपके बाइल जूस आते हैं। गोल ब्लैडर में क्या आते हैं आपके? बाइल जूस, है ना। गोल ब्लैडर सुना होगा, गोल ब्लैडर। इसमें क्या होता है? जिसमें पित्त की जो पथरी बोला जाता है ना, वो इसी में होती है। ये क्या रिलीज करता है? ये आपके लाइपेज एंजाइम रिलीज करता है। यानी कि जो आपका लिपिड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन से एंजाइम रिलीज किए जाते हैं? लाइपेज। वो कहाँ से भी होते हैं? गोल ब्लैडर से भी रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, गोल ब्लैडर से रिलीज करते हैं। बट ये बनता कहाँ है लाइपेज एंजाइम? ये बनता है आपके लीवर के अंदर। कहाँ बनते हैं आपके? जो बाइल जूस जितने भी होते हैं ना, बाइल जूस कहाँ बनते हैं? लीवर के अंदर बनते हैं, कल भी मैंने बताया था। बट स्टोर कहाँ होते हैं? वो आपके गोल ब्लैडर में होते हैं। ठीक है, स्टोर कहाँ हो गया? अगर आपसे पूछे तो स्टोर आप बताएंगे गोल ब्लैडर में स्टोर होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपको पेप्सिन वगैरह पूरा समझा दिया मैंने। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है और कोई स्टूडेंट गलत करता है, फिर स्टूडेंट देखे, फिर आपकी कमी रहेगी उसमें ना, पढ़ाने वाले की फिर कोई गलती नहीं रहेगी। कल मैंने विटामिन डी के बारे में बताया था। विटामिन डी सन से प्राप्त नहीं होता आपको। विटामिन डी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल से बनता है, बट सन की लाइट में वो स्टिमुलेट हो जाता है बनने का फॉर्मेशन। ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगला ऑर्गन, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आपको लीवर के बारे में मैंने कल भी बताया था। ठीक है, लीवर के बारे में कल बताया था। लीवर में कितने लोब्स होती हैं?
ठीक है, लीवर में 4 लोब्स बताई थी। ठीक है, लीवर में कितनी लोब्स होती हैं। फिर उसके बाद लीवर में सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा, कल भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर 2 जो वेन्स होती हैं ना वो ब्लड सप्लाई करती हैं। कितनी वेन, मतलब एक वेन और एक आर्टरी। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी, और दूसरी आपको मैंने कल भी बताई थी, कौन सी बताई थी आपको, कमेंट सेक्शन बताएंगे आप मुझे, देखता हूँ कि आपको पता भी चलता है कि नहीं। ठीक है ना, ये सब मैंने कल भी ली। पैनक्रियाज के बारे में मैंने अभी बताया था। स्प्लीन, स्प्लीन का क्या काम होता है, स्प्लीन आपके पहले मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा है, तो ब्लड को स्टोरेज करने का काम करता है। एक तो ब्लड स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, 1 लीटर तक लगभग ब्लड स्टोर रखता है। क्यों रखता है ये, जब अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर यही उस ब्लड को रिलीज करता है। ठीक है, एक तो स्टोरेज यूनिट हो गई। दूसरा आपका ये क्या करता है, जो जब आरबीसी का लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है 120 डेज, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी स्प्लीन करता है। इसलिए इसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है। जब माँ के पेट में बेबी होती है तो लीवर और ये दोनों मिलके भी आपके आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्टोमक के बारे में कल भी बताया था, 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर फंडस होता है, बीच में आपका बॉडी पार्ट होता है और नीचे आपका पाइलोरिक पार्ट होता है। ऊपर की तरफ से वो आपके कार्डियक वॉल से जुड़ा हुआ होता है ना, कल भी बताया। याद रखना स्टूडेंट्स, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेरा स्टूडेंट्स गलत नहीं करना चाहिए, बाकी मैं किसी की नहीं कह सकता, मेरा स्टूडेंट एकदम सही करके आना चाहिए। ऊपर वाला कार्डियक वॉल, ठीक है, ये नीचे वाला आपका कौन सा वॉल बताया मैंने कल, पाइलोरिक वॉल। ठीक है, ये आपका स्टोमक हो गया। 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला फंडस, बीच में बॉडी पार्ट और आपका नीचे पाइलोरी पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। स्टोमक काम कैसे करता है, स्टोमक काम आपके 3D मूवमेंट कराता है। ठीक है, तीनों तरफ से मूवमेंट कराता है। स्टोमक में मैकेनिकल और आपका केमिकल डाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बॉडी में मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन कहाँ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, स्टोमक के अंदर दोनों डाइजेशन होते हैं। स्टोमक आपका एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है ना। ठीक है, जो ग्लूकोज वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, एसिडिक ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है स्टोमक के अंदर। ठीक है, इसके चारों तरफ ब्लड सप्लाई होती है, तो उसमें स्टोमक में। ओके, ये सब आपको मैंने जितने भी आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे मैं सबको क्लियर कराता जाऊंगा, बट फिर आपको गलत नहीं करना है। द राइट लंग्स हैज हाउ मैनी लॉब्स, तो जो आपका राइट लंग्स है उसमें कितनी लॉब्स होती हैं आपकी, 3 लॉब होती हैं। ठीक है, कितनी लॉब होती है, 3 लॉब होती है। जैसे ये आपके बनाता हूँ डायग्राम, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनता है ना फ्रेंड, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ये मान लीजिए आपके, ये थोड़ा सही नहीं बना है, ये बनना चाहिए था बड़ा, बन गया उल्टा छोटा। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये आपका जैसे एक राइट पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया। तो जो आपका राइट लंग्स होता है ना, राइट लंग्स, उसके अंदर कितनी लॉब्स होती हैं आपकी, 3 लॉब्स होती हैं। और जो दूसरा वाला होता है उसमें 2 लॉब होती हैं। ठीक है, लेफ्ट में 2 लॉब होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट किधर होगा, ये हो गया आपका लेफ्ट, इसमें 2 लॉब होंगी। ये हो गया आपका राइट, इसमें 3 लॉब्स होंगी। ठीक है, लेफ्ट में 2 लॉब क्यों होती है, क्योंकि उसकी तरफ हार्ट होता है, हार्ट की वजह से उसका डायमीटर या आयतन छोटा होता है, इसलिए उसमें 2 लॉब होती हैं, दूसरे में 3 लॉब होती है। ठीक है, याद रखना। ये जो आपकी है ट्रैकिया है ना, ये ऊपर से, अरे ये ऊपर से क्या आ रही है आपकी ट्रैकिया। ठीक है, इस पर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। कितने कार्टिलेज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 16 से 20 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। किस शेप के होते हैं, सी शेप के। सी शेप के 16 से 20 कार्टिलेज होते हैं। इन कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज होता है आपका, याद रखना, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं 16 से 20। ये आपकी ट्रैकिया होगी। ट्रैकिया लगभग आपकी 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी ट्रैकिया होती है। ठीक है, यहाँ पे जब ये आके 2 बाइफरगेट होती है, यहाँ पे ये बाइफरगेट होती है, इस कोने को बोला जाता है कैरिना। इसको क्या बोला जाता है, कैरिना। जहाँ पे ये बाइफरगेट हुई है ना, 2 भागों में डिवाइड हुई है, बाइफरगेट। फिर इसके अंदर ये एल्वियोलाई होती है ना, ऐसे इस तरह से एल्वियोलाई होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे,
एल्वियोलिया, जिसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताऊं मैं, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपका लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स और आपका नोज। ठीक है, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नोज होता है। तो लैरिंग्स पार्ट जो होता है, लैरिंग्स के अंदर आपका वोकल कॉर्ड होता है। लैरिंग्स के अंदर क्या होता है आपका वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। उसके अलावा लैरिंग्स के अंदर आपका एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो क्या करता है, विंड पाइप में इसको जाने से रोकता है। किसको जाने से? फूड को जाने से एपिग्लोटिस आपको विंड पाइप में जाने से रोकता है। ठीक है, इसके ऊपर कौन से सेल्स की परत चढ़ी हुई होती है? तो ये होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। इसमें कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हो आराम से वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बनाते जाना। ठीक है, तो इसमें कौन सी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आपकी नोज के अंदर, जैसे ये नोज है, ये इस पे सेम कलर हो गया, चेंज करता हूँ एक बार कलर, बताता हूँ आपको। ठीक है, आपके नोज के अंदर भी होता है। जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है, ये आपका मान लीजिए नोज, डायग्राम तो सही नहीं बनते, यहाँ से बता देता हूँ नोज से ऊपर से। ठीक है, ये आपका नोज वाला पार्ट मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके सीलिएटेड, सीलिया होते हैं ना, सीलिया यानी कि एक तरह से आपके इसको रोकने के लिए ना, जो भी बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनको सीलिएटेड आपका कोल्यूमिनर एपिथेलियल होती है। कौन सी होती है आपकी? सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल आपको उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपको क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ये आप सबको याद रखना है ना, कितने लोब्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं। उसके बाद अगला है आपका द लेफ्ट लंग्स हैज हाउ मैनी लोब्स। तो मैंने पहले बताया कितने लोब्स होती हैं आपकी? 2 लोब्स होती हैं। ऊपर वाले में कितनी बताई थी? राइट में 3 लोब्स। इसमें कितनी लोब्स होती हैं आपकी? 2 लोब्स। अगला, विच गैस इज द प्राइमरली स्टिमुलेट्स द नॉर्मल रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स सोचिए, इसका मुझे जवाब दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स पेपर में करके आते हैं इसको ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन करके आते हैं। क्यों करके आते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ही तो अपने उसमें काम आ रही है। बट नहीं स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपको CO2 नहीं दी जाएगी ना, अगर आपको CO2 नहीं दी जाएगी तो आपको ऑक्सीजन कोई काम की नहीं है। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपके इन्वायरमेंट में 79%, बट आपके ऑक्सीजन आपके रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने के काम नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है तो ये क्या कर देती है? पॉइजन बना देती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, याद रखना, हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी तो वो पॉइजनस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अब मैं बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करती है। कैसे स्टिमुलेट करती है? अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। कौन सी रेट बढ़ जाएगी? रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। तो इसी हिसाब से वो क्या करती है? उसको स्टिमुलेट करती है। उसी हिसाब से क्या करती है? वो उसको स्टिमुलेट करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में कम हो जाएगी तो आपकी सांस लेने की कैपेसिटी धीरे कम होती चली जाएगी। और अगर आपको अंदर ज़्यादा सफोकेशन टाइप का होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, यानी कि वो एक स्टिमुलेट करती है आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को। मैंने कल भी बताया था, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके मेडुला ओब्लोंगेटा में। कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो वहाँ पर मैसेज आता है कि रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाइए। अगर आपकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं टैकीपीनिया। क्या बोलते हैं उसको? टैकीपीनिया, जब रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है। और अगर रेस्पिरेशन कम है तो उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। ठीक है, टैकीकार्डिया होता है, एक ब्रेडीकार्डिया होता है ना। टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, टैकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया। ओके, ये सब क्या बताया मैंने आपको? टैकीपीनिया का मतलब आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई है, और ब्रेडीपीनिया का मतलब आपको रेस्पिरेशन रेट कम हो गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था जब बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे जवाब दिए। ठीक है, हाइपरटेंशन है ना, हाइपोटेंशन। ठीक है, इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लगे रहिए, जल्दी ही आपको सफलता आपके पास आने वाली है। ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हैं जल्दी ही सफलता के पास पहुंचने वाले हैं। और सफलता के पास आप नहीं पहुंचेंगे, सफलता आपके पास आएगी ना, लगे रहोगे तो। आपको फिर किसी का हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने आप सफलता बोलेगी हाँ चलिए। एम्स वगैरह में जो भी आप एग्जाम क्लियर करेंगे उसमें आपको लगाने के लिए सफलता खुद आएगी। ठीक है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वलन। निगलने के समय भोजन को श्वास नली में जाने से कौन सी संरचना रोकती है? अभी बताया था मैंने आपको, कौन सी रोकती है? आपकी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कौन सी उसके बना होता है टिश्यूज का? तो मैंने पहले बताया था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल का।
एपिथेलियल। ठीक है, लैरिंग्स के अंदर कौन सा होता है आपका? वोकल बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वोकल कॉर्ड या वोकल बॉक्स भी बोला जाता है ना, जहाँ से हम बोलते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके लैरिंग्स के अंदर। ठीक है, फेरिंग्स एक पाइप होती है जो नोज को किससे जोड़ती है? आपके लैरिंग्स से, नोज टू लैरिंग्स को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अगला है द प्लूरल कैविटी नॉर्मली कंटेन्स। तो प्लूरल कैविटी में तो क्या प्रेजेंट होता है? एयर, ना ब्लड, ना प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल कैविटी होती कहाँ है? जहाँ पे अपने लंग्स होते हैं ना, लंग्स, जहाँ पे अपना लंग्स प्रेजेंट होता है वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है? आपका प्लूरल कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछा जाए कि लंग्स की लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे प्लूरल कैविटी में। सबसे बड़ी कैविटी है बॉडी की है, लार्जेस्ट कैविटी इन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट कैविटी इन बॉडी। अब काम आता है कि प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? आपकी प्लूरल फ्लूइड करता है। ठीक है, कोई जोर से बाहर से धक्का लगा, ये धक्का अंदर तक ना जाए, एल्वियोली तक ना जाए, तो उसके लिए कौन काम आएगा? आपका प्लूरल फ्लूइड काम आएगा। ठीक है, ब्लड के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, लिम्फ के बारे में आगे बता दूंगा जब लिम्फ का टॉपिक आएगा उस टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 536, विच बोन्स इज नाउ एज द ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन क्या? स्कैपुला, ये आपके कंधे के पीछे की तरफ की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो आपकी छाती के बीचों बीच जो हड्डी होती है जिससे आगे रिब्स जुड़ी हुई होती है ना, आगे की तरफ से जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती है वो क्या होती है? आपकी स्टर्नम। इसी को ब्रेस्ट बोन बोला जाता है। इसी को कौन सी बोन बोला जाता है? ब्रेस्ट बोन। क्लेविकल, कल भी बताया था मैंने, जो ब्यूटी बोन होती है ना, जो आपके कंधे के सामने से आपके इधर गर्दन तक जो आती है ना, इसको ही क्लेविकल बोला जाता है ना। यही एक ऐसी हड्डी है जो और हड्डियों से जस्ट उल्टी रहती है। सभी हड्डियां ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी हैं, बाकी ये फ्लैट पड़ी हुई है ना, इसीलिए इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ह्यूमरस आपको पता है कौन सी हड्डी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अच्छे से एक एक ऑप्शन को काटते हुए चलेंगे, क्योंकि चारों में से अगर किसी भी ऑप्शन पे क्वेश्चन बनता है तो आप ठीक कर पाएंगे उससे। ठीक है, बात आती है, चलो रिब्स के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। नहीं, आप ही बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, तो सब मैं ही बता दूंगा, फिर आप पढ़ेंगे नहीं ना, आपको बिल्कुल तैयार मिल जाएगा सब। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया था। तो आपकी स्टेपिज, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके कान के अंदर हड्डी प्रेजेंट होती है, कान के अंदर मिस बोन्स होती है ना। तो इस मिस बोन्स का आज का काम आपको कमेंट सेक्शन में इस मिस बोन्स के तीनों बोन्स का नाम, स्टेपिज तो आपको पता है, बाकी एम और आई का दोनों का नाम बताएंगे आप। ठीक है, कान के अंदर प्रेजेंट होती है ये बोन। ठीक है, बाकी अरे ऑप्शन में ही दे रखा है मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ये आ गया। आप तो क्या ही पूछना, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। एक हाइड बोन होती है आपकी, हाइड बोन होती है, ये एक बॉडी में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है। हाइड बोन अकेली हड्डी ऐसी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, द पटेला इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन ना, फ्लैट बोन ना, सेस्मोइड बोन। यस, सेस्मोइड बोन होती है आपकी पटेला। पटेला कौन सी बोन आपकी? सेस्मोइड बोन होती है। ओके, इनरेगुलर बोन जो आपके मुंह की हड्डियां होती है ना, वो इनरेगुलर बोन्स होती है ना। फ्लैट बोन जो एकदम सामने पे, जैसे फ्रंटल बोन हो गई, फ्लैट होती है एकदम। लॉन्ग बोन जो लंबी होती है, फीमर टाइप की लॉन्ग बोन्स होती है। विच मिनरल्स इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बोन। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बोन में कौन सा मिलता है? आपका कैल्शियम। क्यों मिलता है कैल्शियम? इसके बारे में आपको कंप्लीट बताता हूँ। कैल्शियम हड्डी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा क्या होता है ना, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ पूरा। जिसके पास जो नोट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जिनके पास पहले नोट्स हैं, तो अपने नोट्स खोल के बैठा करिए। ठीक है, कुछ नई आपको अलग से जानकारी मिलती है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी बोन है। ठीक है, ये आपकी हड्डी है। तो इस हड्डी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये हड्डी आपकी मेनली तीन चीज से मिलकर बनी होती है। किससे? तीन चीजों से। हड्डी के अंदर 25% क्या होता है? वाटर। याद रखना ये बात, पूछा जाता है इसका कंपोजिशन, एक दो एग्जाम्स में आया हुआ भी है ना, इंपॉर्टेंट ही ला रहा हूँ मैं, फालतू आपके लिए नहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 25% इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टीरॉइड्स, ऑस्टियोइड्स। ठीक है, और आपका 50% आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको यहाँ से मिल गया, कौन प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। दूसरा आपका, अगर ग्रीन बोन है, नई बोन है, तो उसमें 25% वाटर मिलेगा। सूखी हुई बोन में ये कंटेंट नहीं मिलेगा। अगला दूसरा 25% इसमें ऑस्टियोइड्स है। ऑस्टियोइड्स में क्या होता है? कार्बन मैट्रिक्स होती है। क्या होता है आपका? कार्बन मैट्रिक्स। नोट कर लेना ये बात, कार्बन मैट्रिक्स होती है 25%। ठीक है, कार्बन के कंपोनेंट्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने 306 जवाब दिया है, 305 दिया है। स्टूडेंट्स, आपके दोनों आंसर ही ठीक हैं।
कई जगह आपको 305 लिखी हुई मिलती है, कई जगह 306। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन ठीक हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब दिया। पर एडल्ट्स में 206 होती हैं, ये कल बताया था। सबसे लंबी बोन फीमर, सबसे छोटी बोन अभी ऊपर आई थी आपकी स्टेपीज बोन होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था ओस्टियोब्लास्ट, कौन सा बताया था? ओस्टियोब्लास्ट। चलो आगे आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ये हड्डी का कंपोजिशन याद रखना, कितना क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी वर्टिब्रल कॉलम ऑफ एन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ, वयस्क मनुष्य में कशेरु की स्तंभ में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, यानी कि एक एडल्ट के अंदर कितनी आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं। तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, कितनी आपकी ये 28 होती हैं। कितनी होती हैं? 28। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे 28 होती हैं। ये पूछा हुआ है ना, 28 तो आप कर देंगे, ये 28 हो गई। ये लो मैं लगा देता हूँ आंसर, कहाँ गया? ठीक है, कैसे होती हैं 28? अब मैं ये खाली स्पेस लेता हूँ, इसमें समझाता हूँ आपको। ये रट लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत आगे जैसे 26 है ना, 26 होती है, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए सर्वाइकल सबसे फर्स्ट होती है, सर्वाइकल आपकी, सर्वाइकल थोरेसिक। ठीक है, सर्वाइकल थोरेसिक, फिर उसके बाद आपकी लंबर, सैक्रम और आपकी कॉकिक्स। इस तरह से ये आपकी होती हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। अब इसमें मैंने बताया आपको 26। सर्वाइकल होती हैं आपकी 7 सर्वाइकल, थोरेसिक होती हैं आपकी 12 थोरेसिक, लंबर होती है आपकी 5, ठीक है, सैक्रम 5 और आपकी कॉकिक्स 4। कितना हो गया ये? देखिए 10 10 20 तो 22 और 4 26 और 7 26 और 7 हो गया आपकी 33। मैंने कितनी बताई यहाँ पे? ये 33 जो आंसर है ना, ये बताया मैंने अभी। ये किस में होते हैं? आपके चिल्ड्रंस में, जब आप बच्चे होते हैं तब। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बड़े होते हैं तो ये हड्डियों का फ्यूजन होता है और इस 4 से 1 बनती है और इससे 1 बनती है। आप कितनी होगी? 2 3 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 12 26। ये हो गई एडल्ट्स में। अब 2 क्वेश्चन इससे क्लियर होते हैं आपके। बच्चों में कितनी होती है? 33, बड़ों में कितनी होती है? 26। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सर्वाइकल कितनी होती है, तो 7 सर्वाइकल होती है, 7 सर्वाइकल होती है। इन्हीं 7 में आपका एटलस और एक्सिस आ जाते हैं ना, 7 सर्वाइकल होती हैं। थोरेसिक कितनी होती है? 12। तो इन 12 जो थोरेसिक होती हैं, पीछे की तरफ से इन्हीं से आपसे रिब्स जुड़ी हुई होती है, यहीं से आपकी रिब्स जुड़ी होती हैं। कितनी रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर या 24। सिंगल में पूछे तो 24, पेयर्स में पूछे तो आपको 12 पेयर होते हैं। कहाँ से जुड़ी हुई होती है? पीछे की तरफ से, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसके थोरेसिक पार्ट्स जुड़ी होती है 12। इन 12 की 12 से आपकी पीछे की तरफ से 12 की 12 रिब्स जुड़ी हुई होती है। ठीक है, लंबर में कितनी होती है आपकी? 5 है ना, L3 L4 मेनली लोगों की यही हिलती है ना, L3 L4 या L5 में भी कई बार आता है। तो ये जो यहाँ के जॉइंट में जो लोगों को कमर दर्द होता है वो यहीं से आता है, L3 L4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपकी सैक्रम और आपका कॉकिक्स। तो कुल मिला के ये मैंने आपको समझा दिया है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। इसमें से यही क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपसे, ये मैंने इसलिए लिख के बताया ना, आपको कंफ्यूजन हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सैक्रम जो होती है वो कितनी बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई होती है, तो आप बताएंगे 5। कॉकिक्स कितने बोन की फ्यूजन से बनी हुई होती है? आपकी 4। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एटलस और एक्सिस का। जो एटलस होती है वो आपकी फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट वर्टिब्रा होती है। एटलस क्या है? मैं कल ये पूछना चाह रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, अच्छा दिया। फर्स्ट जो वर्टिब्रल है वो आपकी एटलस है ना, जो 7 में से जो 1 नंबर की है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सिस जो है, एक्सिस जो है वो 2nd नंबर की है। फर्स्ट नंबर की एटलस, 2nd नंबर की एक्सिस। ठीक है, तो स्कल से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी जो खोपड़ी होती है वो आपकी रीढ़ की हड्डी की कौन सी बोन से जुड़ी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? एटलस बोन से वो आपकी जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? एटलस बोन से जुड़ी हुई होती है। ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको लिख लेना, जो भी पेज में आप पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं। नहीं लिखा हुआ है तो अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 541, विच रिब्स इज नॉट अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम। कौन सी जो बोन है, हड्डियां हैं मतलब किसकी, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ती? ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। फिर दूसरी आती है आपकी फॉल्स रिब, झूठी। झूठी भी आपकी ये क्या बोल रहा है? नॉट अटैच डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं जुड़ी। डायरेक्टली तो ये नहीं जुड़ी हुई होती, अभी स्ट्रक्चर बताता हूँ। डायरेक्टली ये नहीं जुड़ी होती, एक ऑप्शन ये। फ्लोटिंग वेव्स ये तो कतई नहीं जुड़ी हुई होती, फ्लोटिंग वेव्स तो बी और सी ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो जाएगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी
देखो डायग्राम सीधा नहीं बनता ना, डायग्राम की बड़ी समस्या है भाई। आज देखते हैं, सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बनता है तो, नहीं तो बाकी फिर आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखिए ये आपकी स्टर्नम मान लिया हमने। स्टर्नम कौन सी बताई थी मैंने आपको? ब्रेस्ट बोन। ठीक है, पीछे की तरफ से आपकी क्या होती हैं, किससे जुड़ी थी? वर्टिब्रा से। ठीक है, वर्टिब्रा कौन सी वर्टिब्रा बताई थी मैंने आपकी? जो आपकी जो बीच में वर्टिब्रा थी ना, थोरेसिक पार्ट वाली जो वर्टिब्रा थी, उसकी बात कर रहा हूँ। पूरी जितनी भी रिब्स होती हैं वर्टिब्रा से तो जुड़ी हुई होती हैं, बट आगे स्टर्नम से पहली 7 जुड़ी हुई होती हैं। पहली 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके बीच में क्या है? स्टर्नम है ना, इसको स्टर्नम बोल दिया मैंने, स्टर्नम। ये आपकी स्टर्नम होगी। इससे पहली तो 7 जुड़ी होती है, 7 पेयर तो आपके जुड़े होते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद क्या होता है? 8 9 और 10, 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, इस 7 नंबर से जुड़े होते हैं। 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर हो गए। ये जो 3 है, 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर के जो पेयर्स हैं वो कहाँ से जुड़े होते हैं? अटैच टू 7th पेयर, 7 नंबर से जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद बच गए 11 और 12। 11 और 12 वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो कहीं नहीं जुड़ी होती, वो बस हवा में तैरती रहती है। ठीक है, हवा में तैरती रहती है। पीछे से आपके वर्टिब्रा जुड़े होते हैं, आगे की तरफ से कहीं नहीं जुड़ी होती। तो आपसे अगर पूछे कि ट्रू रिब्स कौन सी हैं, तो ये 7 पेयर्स होते हैं ट्रू रिब्स के, इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, ये क्वेश्चन निपटा देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए फॉल्स रिब्स, तो ये होगी फॉल्स रिब्स, झूठी है ना, झूठी है ये। फॉल्स रिब हो गई, ये सच्ची हैं, ये झूठी हैं, और ये क्या है? तैरती हुई हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ना, तैरती हुई हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी आपको अब गलत नहीं करना है। आ गया समझ में? अब ये क्वेश्चन आपको गलती के लिए मैंने खत्म कर दिया आपका। इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपको लगे रहना है, बस तैयारी करना है, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। विच जॉइंट्स परमिट्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है? तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वो सभी दिशाओं में गति की आपको देता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है 453, दी हैवर्सियंस नलिका कहाँ पाई जाती है? दी हैवर्सियंस कैनाल इज फाउंड इन, तो ये फाउंड होती है आपकी, आप ऑप्शन देखिए। फर्स्ट आपका कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा होता है स्पंजी बोन, तीसरा कार्टिलेज, चौथा है टेंडन्स। तो ये आपके प्रेजेंट होती हैं कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी हैवर्सियंस कैनाल्स? आपकी कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं वही ला रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है और आपके जो पेपर्स में बार बार आए हुए हैं, हैवर्सियंस बोन। अगला है विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन्स, कौन सी हड्डी है जो अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई? तो मैंने पहले बताया हाइवुड बोन, हाइवुड बोन आपकी किसी से नहीं जुड़ी होती है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसी कौन सी मुंह की चेहरे की एक अकेली मूवेबल बोन है, उसका नाम बताइए। तो अब मैंने कल भी बताया था, आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस ऑप्शन में भी वो आपको दी हुई है। चलो मैं ये बता देता हूँ, क्या आप परेशान होंगे। तो मैंडिबल है, वो आपकी मूवेबल बोन है, फेस की मूवेबल बोन है। ठीक है, कि ये आपके, इसके बारे में मैंने बहुत बार बता दिया। ये आपकी ब्यूटी बोन है, ये आपकी कंधे की बोन है। ठीक है, ये आपकी लेटी हुई बोन है ना, लेट रखी है ऐसे कंधे पे लगा के। ये आपके जो शोल्डर, ये क्या बताते हैं इसको, जो मैंने कल भी बताया ब्यूटी बोन ना, स्कैपुला। ये पीछे की तरफ जो कंधे में जो हड्डी दिखती है आपको बड़ी सी, वो आपकी स्कैपुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली, तो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाएगी आपकी? 1.5 to 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गैस्ट्रिक जूस का हो गया। देखो मुंह से हम स्टार्ट करते हैं, माउथ की, मुंह से स्टार्ट करते हैं। मुंह की पीएच होती है आपकी 5 to 7। ठीक है, या इसी को हम सलाइवा की पीएच भी बोल देते हैं। आपकी सलाइवा की पूछी जाए तो आप ये बता देना। उसके बाद मुंह से खाना कहाँ गया? आपके स्टोमक में, तो स्टोमक की आपकी 1.5 to 3.5 होगी। फिर उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच भी आपकी वही 5 से 7 होती है। ठीक है, 5 से 7 आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की पीएच, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की पीएच आपकी लगभग बेसिक नेचर की होती है, 7 से 8 के बीच में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की पीएच होगी। ठीक है, उसके बाद आपके टीयर्स, जो आंसू आते हैं ना, उसकी पीएच लगभग 7.4 होती है। ब्लड की पीएच क्या होती है आपकी? 7.4 होती है। ठीक है, स्किन की पीएच कितनी होती है? 5.5 के आसपास। ठीक है, उसके आसपास आपकी। और क्या बच गया आपकी बॉडी में? स्किन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पीएच भी बहुत बार पूछी हुई है ना, पीएच हर आपको याद रखनी है ना, पीएच को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना।
आपके पास जो भी डायरी वगैरह उसमें नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कार्टिलेज फ्रॉम द टिप ऑफ नोज, मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है कमेंट सेक्शन में, तो जिन बच्चों ने बताया बहुत बढ़िया। ये आपका किसके बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज। स्टूडेंट्स आपको लगे हुए रहना, बस जो अच्छा बच्चा पढ़ता रहेगा वो अच्छा काम आएगा ना। विच साइनस इज द लार्जेस्ट पेरिनेजल साइनस, सबसे बड़ा पैरानेजल साइनस कौन सा है? तो पैरानेजल साइनस आपका मैक्सिलरी साइनस। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? मैक्सिलरी साइनस, याद रख लेना, मैक्सिलरी साइनस रट लेना इसको। अगला है, विच बोन फॉर्म द फोरहेड, माथे का निर्माण कौन सी हड्डी करती है? तो आपकी कौन सी हड्डी करती है? आपकी फ्रंटल बोन, जो सामने से दिखता है ना, फ्रंटल, जो आपके माथे की हड्डी है वो कौन सी होती है? फ्रंटल। ऑक्सीपिटल, कहाँ? कान के, जिस तरह कान के छेद हैं उसके आसपास की जो हड्डी वो ऑक्सीपिटल होती है। टेम्पोरल, जो आपकी एक कनपट्टी जिसको बगल से जिसमें, ये टेम्पोरल होती है, पैराइटल बोन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करते हुए चलना आपको, हर ऑप्शन के साथ मैं बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन काट के समझा रहा हूँ। अब भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज में बताइए, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और तरीका बताइए कुछ। ठीक है, विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रिजप्शन, हड्डी के अपघटन के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं? बोन फॉर्मेशन में काम आती हैं, बोन फॉर्मेशन। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ओस्टियोक्लास्ट जो बोन को तोड़ने में काम करती हैं आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच प्रोटीन इज मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बोन मैट्रिक्स, जो बोन मैट्रिक्स मैंने बताई थी, कितना परसेंट है बोन मैट्रिक्स? 25%। 25% क्या था आपका? वाटर था, और 50% क्या था आपका? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये इस 25 की बात कर रहे हैं, तो क्या है इसमें? इसमें आते हैं आपके मेन कंपोनेंट क्या आपका? टाइप फर्स्ट कोलेजन। कौन सा है? टाइप फर्स्ट कोलेजन्स होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अगर अब भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। ओके, अच्छे से तैयारी करनी है, फॉर्म्स वगैरह फिल करके, फॉर्म्स भरते टाइम भी कोई गलती नहीं करनी है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आए ना, तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में डालना, और जो कमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उसका जवाब देना भी आपको, आपका दायित्व एक तरह से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।